हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर 4 धातु और अधातु का बचा हुआ पोर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनका वर्गीकरण रासायनिक गुणों के आधार पर करेंगे। सबसे पहले धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर कर लेते हैं। याद रखने का तरीका, HCl अम्ल में पानी मिला दें। HCl अम्ल में पानी मिला दें। का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, टेबल को साथ साथ देखें। H का हाइड्रोजन से अभिक्रिया, Cl क्लोरीन से अभिक्रिया, टेबल का पहले वाला कॉलम देखिए। और में पानी मिला दें से अम्ल तनु अम्लों से अभिक्रिया, पानी मिला दें से जल से अभिक्रिया। ये हमारे पास ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन से अभिक्रिया में धातु क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया में ज़्यादातर कोई क्रिया नहीं होती, ये संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से दोनों ऑक्साइड बना रहे हैं। इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया धातुओं की नहीं होती, दूसरों की संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। क्लोरीन से दोनों ही क्लोराइड बनाते हैं। पहले वाला धातु जो है वो आयनिक क्लोराइड बनाती है और वो अधातु संयोजी क्लोराइड बनाते हैं। तनु अम्लों से अभिक्रिया जो धातु है क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, और अधातु कोई भी क्रिया नहीं करते। जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और अधातुओं के केस में कोई भी क्रिया नहीं होती। आओ इसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ लोहे के चेन है, जिसमें लोहा मतलब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बना रहे हैं। अब क्षारीय धात्विक ऑक्साइड है, ये कैसे पता लगा? ऑक्साइड तो बना रही है, क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बना रही है। इसके लिए जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, जंग का एक विलयन तैयार करेंगे। जंग लीजिए, पानी में घोलिए, अच्छे ढंग से हिलाइए। हिलाने के बाद एक प्लेट में लेकर के, कांच की प्लेट में लेकर के उसको लिटमस पेपर से जांच कीजिए। अगर लाल लिटमस पत्र, देखिए लाल रंग से बनाया लिखा गया है, को नीले रंग में बदल देता है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अभी हम लोग अधातु कार्बन का, जैसा हम जानते हैं कोई भी जैविक पदार्थ जलाने पर हमारे को कार्बन उत्सर्जन होता है जो ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी क्षारीय प्रकृति होती है C+O2 = CO2। धातु और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन करने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, 2Mg + O2 = 2MgO। इसकी जांच भी हम लोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन के धातु को दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में प्राप्त होता है। उस राख को जल में घोलकर लिटमस पत्र से फिर से जांच कर लीजिए। अगर लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाए तो इसका मतलब क्षारीय प्रकृति है। याद रखने का इसमें भी तरीका, अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस किस में चेंज होगा? रेड लिटमस में चेंज होगा। अगर बेस होगा तो इससे उल्टा, एक को याद रखिए, दूसरे को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से देख लीजिए, हमारे पास सल्फर है जो कि एक अधातु है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसमें थोड़ा सा जल से विलयन करिए, सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम उसको लिटमस पत्र से जांच करने पर वह हमें लिटमस पत्र को लाल में बदल दे तो घोल की अम्लीय प्रकृति सिद्ध होती है, अतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान से देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड H+O2 = SO2 बन रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिल करके सल्फ्यूरस अम्ल बना रहा है। सल्फ्यूरस अम्ल जो है जब हम उसकी जांच करते हैं, जैसा कि
पत्र लिटमस पत्र से दिखाया गया है वो नीला पत्र जो है वो लाल में बदल जा रहा है। इसका मतलब ये घोल अम्लीय प्रकृति का है। आओ अब देखें, जब धातु और अधातु अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। इसको दर्शाने के लिए ये चित्र है। सल्फर को हम लोग ध्यान से देखें, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जा रहा है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े लीजिए, उसको, ये क्षार होता है, इसको पानी में घोलिए, उसमें एल्युमिनियम की एक छड़ डालिए या पतरी डालिए। जैसे हम एल्युमिनियम की पतरी इसके बीच में डालेंगे, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनती है और जो पॉप ध्वनि के साथ माचिस पास लाने पर जल उठती है। धातु क्षार से विक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जबकि अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं अधिक में हम लोग ये देखेंगे कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धात्विक यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। आप देखेंगे कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य होता है और बीकर के पेंदे पर लाल चूर्ण जमा हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, ऊपर फिर से चित्र में हमने ये देखा, नीचे लाल रंग इकट्ठा हो गया, इट मीन्स ये कॉपर है और उसने इसको विस्थापित कर दिया है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर यहाँ से हटा और सल्फेट जो था जिंक के साथ जुड़ गया और कॉपर लाल रंग का हो गया। जिंक सल्फेट जो होती है वो रंगीन सॉल्यूशन होती है। ये इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आओ अब पढ़ें इसकी विशेषताएं। अधिक अभिक्रियाशील, हमने जो देखा कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु थी वो कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर दे रही है। जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दिया और वो लाल रंग में एक तरफ इकट्ठा हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग लोहे के साथ करके देखते हैं। जिंक सल्फेट में लोहा डालिए, लोहे की एक कील डाल दीजिए। लोहा जिंक को विस्थापित नहीं कर रहा क्योंकि जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डाल रहे थे तो वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा था, लेकिन जब हम जिंक सल्फेट में लोहा डाल रहे हैं तो वो जिंक सल्फेट को वैसे जिंक को विस्थापित नहीं कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो जिंक है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और फिर कॉपर, और उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है। ध्यान से देख लीजिए, लोहे को हमने कॉपर सल्फेट में डाल दिया, ये इसके आसपास लोहे की कील के आसपास लाल रंग इकट्ठा हो गया। इसका मतलब लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो तीनों के बीच में बन गया जिंक, लोहा और कॉपर। फिर से ध्यान रखिए कि हमने तीनों में देखा कि तीनों जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वह कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। लास्ट में हमारे पास इस चैप्टर में आते हैं धातु और अधातु के उपयोग। धातुओं का उपयोग हमें पता ही है कि मशीन, वायुयान, उपग्रह, खाना बनाने के पात्र आदि बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग हमारे पास 4-5 चीज़ों में होता है, जैसे कि सबसे पहला, सबसे जरूरी अधातु जो कि ऑक्सीजन है, जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में भी किया जाता है। इनका उपयोग दिवाली वाले पटाखे बनाने में भी किया जाता है।
अतः हम लोग अधातु और धातु दोनों का ही उपयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।